नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में छोटी-मोटी बातों के कारण घर परिवार पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। उसी को दर्शाने के लिए आज की ये कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, मेरी शादी तय करने जा रहे हो और मुझे तस्वीर तक नहीं दिखाई। मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाइए माँ, फिर मैं फैसला करूंगी कि हाँ या नहीं। माँ ने कविता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? कविता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा ले या फिर लड़के को यहीं बुला ले। माँ ने डांटा। पगली, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। तब तक बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? कविता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, छोटा सा बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन कविता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, लड़का अच्छा था। कविता ने हाँ कर दी। 10 दिन में ही कविता की शादी हो गई। अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात हुई और ना ही एक दूसरे से मिले। यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में कभी भी मिले ही ना हो, वो सब दोनों पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। अमर कमरे में आया और हाथ में पेस्ट्री लिए हुए था। कविता नजरें झुकाए बैठी थी। पेस्ट्री तो कविता की भी फेवरेट थी। अमर थोड़ा सा शरारती था तो पेस्ट्री खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी में खर्च किए इतने की तो मैं पेस्ट्री खा लेता। कविता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो कविता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर अमर ने प्यार से कहा, खा ले, प्यार बढ़ेगा। और कविता को पेस्ट्री दी और खुद चेंज करने चला गया तो कविता ने सारी की सारी पेस्ट्री खा ली। अमर ने जब आकर पूछा कि पेस्ट्री कहाँ है तो कविता मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। अमर भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप। पहले तो कहती थी कि नहीं खानी और अब देखो सारी की सारी खा गई। हाय रे मेरे पैसे, 50 रुपए की थी। कविता अमर को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि यह दिल से बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असली मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। कविता के भाई की शादी थी। कविता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। कविता ने अमर से कहा कि मुझे भाई की शादी में जाना है। अमर ने कविता के पास बैठकर बोला कि भाई कवि, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाजत नहीं दे सकता शादी में जाने की। कविता बहुत को बड़ा गुस्सा आया और अमर को बोली कि आप पागल हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊं? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं बस। अमर ने कविता को होले से हाथ पकड़कर फिर से समझाया कि कवि, क्यों बेकार में जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो सकती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अमर कमरे से बाहर चला गया। कविता रोने लगी। कविता ने अपनी माँ को फोन किया कि अमर मना कर रहा है शादी में आने के लिए। तो माँ ने समझाया, बेटा, अगर वह कह रहा है तो मत आओ। लेकिन कविता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा अमर हमारी बहन को? वह रात को ही आ गए और अमर भी रात घर पे था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, हम कवि को लेने आए हैं। अमर ने कविता की तरफ देखा। कवि, मैंने क्या कहा था तुमसे? कविता ने नजरें झुका ली और उठकर कमरे में चली गई। अमर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन सब्र कर लिया। कुछ रुपए जेब से निकाल करके कविता को दे दिए और यह कहा कि इनको रख लो, बाकी अगर और चाहिए तो मैं लेने आऊंगा कल। कविता शादी में चली गई। मेहंदी की रात कविता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात निकल रही थी तो लड़की वालों के घर पहुंच ही नहीं वाले थे। उस समय बारिश हो रही थी, गली में काफी कीचड़ था। तो कविता का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिर गई और गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। कविता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से कविता को अस्पताल ले गए। कविता दर्द से चिल्ला रही थी। अमर को कॉल कर दिया गया और कविता के बारे में बताया। अमर घबरा रहा था, जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर कविता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। अमर बहुत परेशान था, दिल की धड़कनें बेकाबू थी, जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे
लेकिन यहाँ अमर परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने कहा, सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। अमर बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया और कविता के सिर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी रानी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। कविता फूट फूट कर रोने लगी। अमर, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अमर ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूमते हुए कहा, अरे बस कर मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। कविता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे का भी और अमर का भी। कविता का सर अपनी गोद में रखकर अमर समझाने लगा कि कवि चिंता मत करो, देख मैं तेरे पास हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। कविता अमर की आंखों में देख रही थी। अमर, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। अमर ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, अब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो फिर कवि, अब तुम्हें कुछ भी कहने से क्या फायदा। कविता अमर की खामोश गुस्से को समझ रही थी। 1 साल बाद ऊपर वाले ने उनको बेटा दिया। दोनों बड़े खुश थे। अमर ने अपने बेटे को बाहों में उठाकर चूम चूम लिया। कविता बेड पर लेटी अमर की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकले आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। समय बीतता गया। अमर का छोटा सा बिजनेस था, होटल का, जिससे वह गुजर बसर करता रहा। उससे उनका गुजारा हो जाता था। कविता अपनी सहेलियों के घर सुख सुविधाओं को देख करके जिद कर बैठती थी कि अमर, बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दो। अमर ने सिर पर हाथ रखा। अरे कवि, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। कविता ने जिद की कि मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। अमर अपने बेटे को सीने पर लेटाकर उसके साथ खेल रहा था कि तभी खेलते खेलते बेटा सो गया। अमर बोला, इतनी जिद्दी हो तुम, एसी लगवा दूंगा। एसी पर ये देखो, सो गया हमारा बेटा, मेरा राजकुमार, इसको लो, लेटा दो। 3 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था अमर, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बातों पर उनमें झगड़ा हो ही जाता था। बेटा 4 साल का हो गया और बेटी भी छोटी थी। अमर का होटल का काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। अमर कुछ परेशान था। घर आकर देखा तो बेटे ने लैपटॉप तोड़ दिया था और कविता मोबाइल पर लगी हुई थी। अमर चिल्लाकर बोला, कविता ये क्या है। अमर गुस्से में पहले ही था। कविता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, जिसमें मेरा बहुत सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। कविता गुस्से में बोली, अमर मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। कविता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। अमर ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है कि मैं बैंगन नहीं खाता। अमर ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। तभी बेटे के हाथ से कांच का गिलास टूट गया और कांच हाथ में लग गया। हाथ से काफी खून बहने लगा था। कविता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटों से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। गुस्से में बोली, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कद्र ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर अमर घर न आया। कविता ने भी फोन करके ना पूछा। कविता ने अपनी माँ को बताया कि अमर आजकल ना तो खर्चा देता है और ना ही अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। इधर अमर को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया कविता के साथ। आज घर जाकर कविता को सॉरी बोल दूंगा। घर आया, देखा घर में कविता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। अमर ने कविता की तरफ देखा। कविता खामोश रही। सबको नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो कविता को, क्यों गालियां देते हो। अमर को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। अमर ने गुस्से में कहा, इसको सब कुछ देता हूं, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। कविता भी गुस्से में थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो, महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर,
तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने अमर ने कविता को थप्पड़ मार दिया। कविता रोने लगी। कविता को थप्पड़ ज्यादा जोर से लग गया था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी, न जाने पहले भी कितने जुल्म करता होगा मेरी बेटी इस पर, कमीना इंसान। और कविता की माँ को बर्दाश्त ना हुआ और वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। अमर ने भी जाने से नहीं रोका। कविता नाराज होकर चली गई। अमर पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था और अब वह परेशानी और भी बन गई। कविता मायके में थी, अमर यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि अमर को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुरूर में थे। अमर कहता खुद गई है, खुद वापस आएगी। कविता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत न हुई। अमर के एक दोस्त ने अमर से कहा कि विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा है। हालात काफी बुरे थे तो अमर विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। कविता का खर्चा उसका भाई उठाता था, पर भाई कब तक दे सकता। उसके भी अपने बच्चे थे। कभी कविता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो कविता की भाभी हजारों ताने सुना देती। कविता चुपचाप सुन लेती। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। कविता ने भाई से कहा, भाई पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। तभी भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। कविता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि आमिर तो मेरे सर का ताज है। इधर अमई दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था कि कविता पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। उधर कविता के भाई ने कविता के लिए एक लड़का देख लिया जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। भाई ने कविता से कहा, बस अमर से तलाक लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। कविता की आंखें भीग गई थी आंसू से। जल्दी से मोबाइल निकाला, अमर को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। कविता रोने लगी। मुझे अमर के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर अमर का भी दिल तड़प रहा था। उसने सोचा मेरी कविता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। कविता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा अमर वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह वह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने देखा अमर खड़ा था। कविता की नजर पड़ी अमर पर तो हाथ से दूध का कप छूट गया और नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर अमर के सीने से जा लगी और चीख चीख कर रोने लगी। अमर, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अमर ने कविता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा ही बोल दिया था तुमको। बच्चों को सीने से लगाया। कविता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है, मेरे पास आ गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह अमर के साथ वापस घर आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वे किसी समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो वो हमसफर, अगर कोई नाराज है या कोई घमंड में है तो जाओ और मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर इस कहानी से किसी एक के भी दिल में ये बात बैठी हो तो मेरा मकसद इस कहानी का पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी बर्दाश्त कर लिया जाए तो वो घर नहीं उजड़ने से बच जाए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।